हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 50 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 49 तक कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों याद रखेंगे, ये रेलवे के प्रीवियस ईयर्स की बुक है जो कि अब एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 कहता है, एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है तो क्या होता है। याद रखेंगे, निवेश गुणक होता है, जो कि पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है, किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है तो क्या नहीं है। याद रखेंगे, संपत्ति का जो कर होता है वो किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक कर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है। याद रखेंगे, उसे असामान्य लाभ कहते हैं, जो कि पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है, एमपीसी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है मान्य सामान्यतः क्या होती है, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में जीडीपी वृद्धि दर, जो कि केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाहरी संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कि वह सरकारी संगठन को भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक होता है। वो कौन करता है? सेबी। सेबी जो होता है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है, वह प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, वो क्या होता है? वो राजस्व प्राप्ति होता है, जो राज्य में कर लगाया जाता है उसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि भारत सरकार के बजट में जो प्राथमिक घाटा शून्य होता है वो कब होता है। तो याद रखेंगे, जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाता है तब वो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है, प्राथमिक घाटे के बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा को माइनस करते हैं किससे? ब्याज का भुगतान करने से माइनस करेंगे किसको? राजकोषीय घाटा को, क्योंकि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना, याद रखेंगे, इस प्राथमिक घाटे से कंपेयर किया जाता है। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि सरकार की नीति क्या है। तो याद रखेंगे, राजकोषीय नीति जो होती है यही होती है सरकार की नीति, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए कुल व्यय कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि राजस्व प्राप्तियां उसको जोड़ देंगे किससे? गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जो उसके साथ कुल व्यय निकाला जाता है। याद रखेंगे, अगले पॉइंट में कहता है, सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। तो कौन करता है? याद रखेंगे, राजस्व घाटा ही करता है, सरकार की जितनी भी ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। राइट साइड में क्या कहता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2003 को समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कब? 2016 में एन के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में किया गया था, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। किसने किया था? याद रखेंगे, एन के सिंह जो थे वही 2016 में इसका गठन किए थे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, सरकार के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं राजस्व घाटा, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है रिपीट कर करके 2022 में। ठीक है, याद रखेंगे। और राजस्व व्यय का एक उदाहरण हम एग्जांपल दे देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है वही होता है राजस्व व्यय। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान जो सहायता का एक हिस्सा होता है वो क्या होता है? राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा होता है, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, अगले पॉइंट में कहता है, राजकोषीय जो तटस्थता है वो तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या फिर उधार लेने के लिए निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर इसके लिए कोई अभिप्रेत नहीं होता है, तभी लगाया जाता है क्या? राजकोषीय तटस्थता। ठीक है, ये कब पूछा गया है? एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है, सरकारी घाटे को जो करों को बढ़ाकर या फिर व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है वही होता है सरकारी घाटों का कर। ठीक है, याद रखेंगे।
आगे अगले पॉइंट में कहता है कि राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है। तो याद रखेंगे ऋण को छोड़कर जो कुल प्राप्ति की तुलना में जो कुल खर्चा होता है वही होता है कुल खर्चे की अधिकता होती है। राजकोषीय घाटे की यही विशेषता है और इसकी परिभाषा भी। वित्तीय घाटा क्या होती है, याद रखेंगे वित्तीय घाटा शब्द जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसी से रिलेटेड होती है वित्तीय घाटा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे कहता है भारत सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है क्या कहलाता है, वित्त मंत्री करता है। ठीक है, याद रखेंगे सरकार द्वारा जो मंत्रालय इसको तय करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, किसको, राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है निम्न करों का समुच्चय केंद्र सरकार से संबंध होता है क्या, उत्पाद कर होता है या फिर सीमा शुल्क और आयकर, ये लगाते हैं कौन, समुच्चय केंद्र सरकार। सभी के सभी जो इसके ये पावर है वो केंद्र सरकार लगा सकता है। आगे जानेंगे सकल राजकोषीय घाटा का कुल व्यय, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, याद रखेंगे राजस्व और प्राप्तियों को जोड़ देंगे किससे, गैर ऋण संशोधित पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा राजकोषीय घाटा का कुल व्यय। ठीक है, व्यय मतलब खर्चा होता है तो सारा खर्चा निकल जाएगा। ओके, अगले पॉइंट में कहता है कि पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है, क्या होता है, राजकोषीय घाटा, इसी को कहते हैं जो वित्तीय मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्विक एग्जाम रिमाइंडर के बारे में जानेंगे, जो हर एक पॉइंट को जानेंगे एग्जाम से पहले जो याद रखने हैं। ठीक है, ये देखिए राजस्व और राजकोषीय नीति क्या होती है, तो राजस्व नीति जानेंगे। प्रत्यक्ष कर ये कब लगाता है, याद रखेंगे कर जो सीधे आय, संपत्ति या फिर आदि पर लगाया जाता है, जिनके तनख्वाह के साथ काट लिया जाता है, वैसे ही जैसे आयकर, संपत्ति कर, इसी को कहते हैं संपत्ति कर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि भारत में प्रत्यक्ष करों का जो मुख्य स्रोत है वो आयकर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जानेंगे अप्रत्यक्ष कर, ये क्या होता है, तो यह कर उपभोक्ताओं पर बोझ डालता है और उत्पादों या फिर सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे वस्तु या फिर सेवा, जैसे जीएसटी नाम से सुने हैं, जीएसटी 2016 में लगाया गया था, यही अप्रत्यक्ष कर को ही कहते हैं जो सीमा शुल्क होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगना स्टार्ट हुआ है, याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और इसके मूल्य वर्धित कर क्या होते हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, जो वीएटी इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जाता है कि वीएटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि यह होता है यह उत्पादन और वितरण की हर अवस्था में मूल्य में वृद्धि पर लागू होता है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में जो वीएटी पहली बार लगाया गया था वो कब लगाया गया था, याद रखेंगे 2005 में लगाया गया था। और जीएसटी क्या होता है, तो भारत में लागू यह कर एकल कर व्यवस्था है, जो केंद्रीय और राज्य स्तर के करों को मिलाकर एक ही कर के तहत लगाया जाता है, उसी को कहते हैं जीएसटी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटी को संविधान के 101वें संविधान अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा किसको लगाया गया था, जीएसटी को लगाया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है राजस्व नीति क्या है, तो राजकोषीय नीति जो होता है वो राजस्व घाटा का एक प्रकार होता है, जो जब सरकार की राजस्व आय या फिर उसके राजस्व खर्चे से कम होती है, या फिर यह घाटा सार्वजनिक खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजस्व घाटा क्या कैसे निकालते हैं, तो पूरा का पूरा राज्य का खर्चा और इसकी प्राप्तियां को दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे तो हमारा राजस्व घाटा निकल जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, तो ये कुल खर्चे और कुल राजस्व प्राप्तियों जो ऋण को छोड़ करके बीच का अंतर जो होता है, यही होता है राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजकोषीय घाटा निकालने के लिए जो कुल खर्चे होते हैं उसमें से माइनस करना होता है किसको, राजस्व प्राप्तियों को, और उसको जोड़ देंगे किससे, गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा। और प्राथमिक घाटा क्या होती है, तो यह राजकोषीय घाटा होती है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा होती है, जिसमें से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राथमिक घाटा निकालने के लिए सबसे पहले राजकोषीय घाटा निकाला जाता है और उसको माइनस करना होता है किसके साथ, ब्याज भुगतान के साथ माइनस करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है कुल खर्चे और प्राप्तियां क्या होती है, तो सकल राजकोषीय घाटे को ज्ञात करने के लिए कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को घटाया जाता है, वही होता है कुल खर्चे और प्राप्तियां। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सकल राजकोषीय घाटा को बराबर करना होता है कुल व्यय के साथ माइनस करेंगे और राजस्व प्राप्तियों को जोड़ देंगे किसके साथ, गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है प्रमुख प्रावधान और नीतियां क्या होती है,
याद रखेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2003 में लागू की गई थी, यह अधिनियम सरकार के राजकोषीय प्रबंधन और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। ओके, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2016 में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 2016 में किया गया था। और अगला है पॉइंट वित्त आयोग। यह केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है और जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे NK सिंह। कब बने थे? याद रखेंगे 2016 को बने थे। ठीक है, ये सारे के सारे लागू किए गए थे कब? 2016 में। तो याद रखेंगे NK सिंह ने किए थे और 15वें वित्त आयोग को किए थे, याद रखेंगे 14वें वाले किए थे Y रेड्डी ने। और केंद्रीय बजट क्या है? यह वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार की आगामी वर्ष की आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये हैं कि 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कब लागू किए गए थे? 2016 में। केंद्रीय बजट क्या होता है? ये एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2023 और 24 के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई थी। याद रखेंगे। आगे प्रमुख कर और सुधार क्या होता है? तो उत्पाद कर और सीमा शुल्क यह एक कर केंद्र जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, उत्पादित वस्तुओं और आयात निर्यात पर लागू होते हैं, यही इसी कर को सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है, जो बॉर्डर में आयात और निर्यात होता है ट्रांसपोर्टों में, तो इसी के लिए उसी में जो कर लगाया जाता है वही होता है उत्पाद कर। ठीक है, या फिर सीमा शुल्क बोल सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसका उपयोग व्यापार नीति के साधन के रूप में किया जाता है। संपत्ति कर जानेंगे, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है जो संपत्ति के स्वामित्व पर लगाया जाता है, यानी कि सब जोड़कर GST जो एक साथ किसी के तनख्वाह में काट लिया जाता है उसी को संपत्ति कर कहते हैं। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संपत्ति कर का भुगतान उसकी संपत्ति के मालिक द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी के सभी एम्प्लॉय का काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके मालिक द्वारा ये संपत्ति कर लगाया जाता है। और आयकर क्या होता है? यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्तियों और संगठनों की आय पर लगाया जाता है। ठीक है, जो संगठन बना हुआ है उसी में यह कर लगाया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि आयकर अधिनियम जो हुआ है वो 1961 के तहत भारत में आयकर का संचालन होता है। किसके अधिनियम? 1961 में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों को सुधार में क्या है? GST ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर दिया है जिससे कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GST को लागू करने के बाद उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे करों को समाप्त कर दिया गया था। बस तभी से GST लागू कर दिया गया था क्योंकि सभी का एक ही साथ जोड़ के GST काटा जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या क्या थे। तो इसके उद्देश्य थे पहला कि आर्थिक स्थिरता बनाना था, जैसे कि आर्थिक स्थिरता को कम करना है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये है कि राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था, विकास को प्रोत्साहन करना था, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का उपयोग करके विकास को बढ़ावा दिया जाता है। राजकोषीय अनुशासन क्या होता है? तो सरकार के व्यय और उधारी पर नियंत्रण करना होता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2003 में लागू की गई थी उसी का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में कहता है उपकर और कर रियासतें क्या होती है। तो उपकर विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। यह अतिरिक्त कर जैसे स्वच्छ भारत उपकर होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं कि स्वच्छ भारत पर उपकर की दर कितनी है? याद रखेंगे 0.5% की दर से ये उपकर की स्वच्छ भारत उपकर में है 0.5%। कर रियासतें क्या होती है? तो आयकर छूट और अन्य कर जो रियासतों में जो विशेष उद्देश्यों या फिर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती है उसी को रियासतें कर कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह धारा किसके तहत लगाई जाती है? यह धारा 80 के तहत लगाई जाती है जो करदाताओं को विभिन्न निवेश विकल्पों पर रियायतें दी जाती है। ठीक है, अब जानेंगे GST के बारे में जो कि 2017 में लगाया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को GST लगाया गया था। याद रखेंगे ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका हिंदी में कहता है माल और सेवा कर। जैसे कि मूल और परिचय क्या है इसकी? तो संकल्पना उत्पन्न हुई थी कनाडा से। कनाडा में सबसे पहले GST लगाया गया था, उसी से प्रेरित होकर भारत के संविधान ने GST लगाना स्टार्ट किया था। पहला देश जिसने GST पेश किया था वो है फ्रांस। फ्रांस जो है वो सबसे पहले GST लगाना स्टार्ट किया था। भारत में सबसे बड़ा कर सुधार क्या है? तो याद रखेंगे भारत में जब से GST लगा है तब से बड़ा कर सुधार हुआ है। GST का एक उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर का। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो GST से संबंधित आर्टिकल है 246A के तहत ये लगाया जाता है। और GST परिषद से संबंधित आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 279A।
ठीक है। और ये अब ये लॉन्च कब हुआ था तो याद रखेंगे, लॉन्च किया गया था 30 जून 2017 के मध्यरात्रि को, यानी कि मान लेंगे कि 1 जुलाई 2017, ठीक है, क्योंकि आधी रात को ये लगाया गया था। और लॉन्च कब किया गया था? संसद के केंद्रीय हॉल में। किसको देखकर? याद रखेंगे, कनाडा। किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और पेश किया गया था 101वें संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था? 2017 में। इसीलिए 30 जून 2017 को आधी रात को किया गया था, तो 1 जुलाई मानेंगे। और उसी अधिनियम के तहत, जो 101वें संशोधन अधिनियम के तहत ही लगाया गया था, 122 संशोधन विधेयक के रूप में ये पेश किया गया था जीएसटी को। जीएसटी विधेयक को पहले राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था, और वो सबसे पहला राज्य था भारत में, वो था आसाम। यानी कि सबसे पहले जो लगाया वाला जीएसटी था वो आसाम राज्य ने लगाया था। फिर पूरे जीएसटी विधेयक के दूसरे राज्य में बिहार था, आसाम के बाद बिहार लगाया, फिर पूरे भारत देश में ये फैल गया, ठीक है। अब जानेंगे जीएसटी परिषद। तो जीएसटी के शासी निकाय क्या होती है? तो जीएसटी परिषद द्वारा लगाई जाती है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, भारत के वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, और वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और उनके द्वारा ही लगाया गया था, और नरेंद्र मोदी के द्वारा। जीएसटी समिति के पहले अध्यक्ष बने थे के.एम. मनी, और जीएसटी समिति के वर्तमान अभी अमित मिश्रा है, ठीक है। और इसकी विधायी इतिहास क्या है? तो संसद में जीएसटी जो विधेयक पेश करने वाले व्यक्ति हैं वो है पी चिदम्बरम, 2005 में पेश किए थे। जीएसटी विधेयक को लागू करने की योजना प्रोजेक्ट सक्षम है, और राज्यसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को पारित किया गया था 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। लोकसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को पारित किया गया था कब? 8 अगस्त 2016 को। 4 दिन आगे पीछे करके किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ये 8 सितंबर 2016 को किए गए थे, और ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और इसके पूरा का पूरा ब्यौरा यह है। इसके विविध जीएसटी का नारा है, एक देश एक सरकार और एक कर का बाजार। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन बने हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। जीएसटी से रिलेटेड इतने ही पूछे जाते हैं, और जीएसटी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और आज के चैप्टर को भी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।